Assalamualaikum students, कैसे हैं आप लोग? I hope you all are well. My name is Mohammad Umar Shahid and I am a qualified chartered accountant by profession, and currently I'm working as an audit manager in one of the big four accounting and auditing firms. आप में से वो स्टूडेंट्स सीए के या एसीसीए बेस्ड जिनको अभी फर्म के इंटरव्यू की कॉल आ चुकी है या कॉल आदि है, ठीक है, तो उन्होंने कोई परेशानी नहीं करनी। ठीक है, वजह क्या है आज हम डिस्कस करेंगे। आज बेसिकली हमारा जो सेशन है, ये मैं आपसे जो बात करूं, आई थॉट कि अपना कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया जाए ताकि एटलीस्ट फर्म के इंटरव्यू प्रोसेस आपका स्मूथली हो जाए। क्योंकि इंटरेक्शन मेरा बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ रहा है और इवन फर्म में भी कि यार इंटरव्यू फेज में आकर मसला हो जाता है कि यानी कि आपने टेस्ट पास कर लिया, आपने क्वालिफिकेशन सीए इंटर टाइमली बेसिस पे कर लिया, लेकिन फर्म में आपका पहला इंटरव्यू हुआ और दोबारा इंटरव्यू की कोई कॉल नहीं आई। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, खास तौर पर उन बच्चों को जो पढ़ाई में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कौन सी ऐसी वजूहात है जिसकी वजह से वो इंटरव्यू में सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करनी है हमने। और फर्दर ये है कि सेशन के आखिर में 2-4-5 मिनट आपको इंशाल्लाह मोटिवेशन भी देनी है कि परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको दूंगा, ठीक है, अपनी भी मिसाल दूंगा। सो फर्म, आपको सबसे पहले तो मुबारक हो जिन बच्चों को फर्म से कॉल आ चुकी है इंटरव्यू की, और जिसको नहीं आई उसमें भी परेशान नहीं होना। स्टे होपफुल कि इंशाल्लाह आपको कॉल आ जाएगी। और किसी भी फर्म में हो, टॉप 10 में फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि बिग फोर में जाएं। फिर उसके अलावा जो अदर फर्म्स हैं उसमें जाने की प्रायोरिटी जरूर होनी चाहिए और ट्राई भी करते रहना चाहिए। बट लेट्स सपोज किसी का चांस नहीं मिला, कोई कैफ में लेट हो गया, तो किसी भी फर्म में, ठीक है, ए बी कैटेगरी में वो, अब मैं आपको बताऊंगा इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है और कैसे उसका आंसर अप्रोप्रिएट रहेगा। बाकी जवाब याद नहीं कराने, जवाब आपने खुद अपने हिसाब से तैयार करने। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ जनरल आपको टिप्स दे दूं मैं। एक तो ये है कि सबसे पहले इंटरव्यू के लिए ड्रेसिंग बहुत अच्छी करके जानी है। ठीक है, ड्रेस्ड फॉर्मल ड्रेसिंग होनी चाहिए, खासतौर पे बॉयज के लिए, क्योंकि मुझे बॉयज का आइडिया है। क्या जीन्स वगैरह नहीं पहन के जानी, ठीक है, फॉर्मल 2 पीस सूट होना चाहिए, टाई वगैरह लगी होनी चाहिए। ठीक है, इंटरव्यू के लिए। और कुछ होते हैं मतलब टी शर्ट्स वगैरह यूज नहीं करनी, ड्रेस बहुत अच्छा होना चाहिए। और कुछ लोग हैं, मुझे मेरे स्टूडेंट्स में भी, कि यार वो मतलब ड्रेस पैंट शर्ट वगैरह या पैंट शर्ट पहनते नहीं है, शलवार कमीज वगैरह पहनते, तो आई टोटली एग्री कि वो ठीक है, लेकिन इंटरव्यू के लिए काइंडली एक आप 2 पीस लाजमी परचेज कर लें। अगर आप 2 पीस परचेज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ड्रेस पैंट और शर्ट और एक टाई लाजमी ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अपीयरेंस एक फर्स्ट इम्पैक्ट आपका देती है कि आगे आपने, जहरी बात, अच्छी फर्म्स का पार्ट बनना है, प्रोफेशनल लाइफ का आगाज करना है, तो ड्रेसिंग से ड्रेसिंग पे फोकस रख के इंटरव्यू के लिए जाना। इसी तरह सेम फॉर गर्ल्स भी यही है कि अच्छे लिबास में जाएं, जो भी आपका प्रोफेशनल लिबास। बाकी अबाया गौन वगैरह का कोई मुमानियत नहीं है, आप पहन के जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये तो होगी ड्रेसिंग बहुत ज्यादा अच्छी करके जानी है, ठीक है, फॉर्मल रहते हुए। ठीक है, कोई इनफॉर्मल ड्रेसिंग की एक दिन की बात है, अच्छा इंटरव्यू दे दें तो आगे चलें, देख लेंगे, चल जाएगा, कोई नहीं। ओके, अब सबसे पहले आप इंटरव्यू में गए तो आपसे पहला सवाल है आपका इंट्रोडक्शन का, कि यार अपने आप को इंट्रोड्यूस कराओ। आप ये सवाल पूछा किस तरह जा सकते हैं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कराओ, या वॉक मी थ्रू योर सीवी, कि आपकी जो भी सीवी आपने दी थी उसके थ्रू मुझे वॉक थ्रू करा दो, कि यार अपने बारे में कुछ बताओ। ठीक है, अच्छा, एक कॉमन ये सवाल आता है कि सर उर्दू में जवाब दें या इंग्लिश में जवाब दें। तो मेरी प्रेफरेंस, मैं अगर पर्सनली स्पीकिंग आपको बताता हूँ कि यार अगर तो वो इंग्लिश में सवाल पूछे ना, तो फिर तो आपने कोशिश करनी है कि लाजमी इंग्लिश में जवाब दे दें। लेकिन अगर इंग्लिश में आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं सही, ठीक है, अब वो क्यों नहीं सही दे पाते, ये मैं आपको अभी रीजन बता देता हूँ वजह क्या होती है। तो आप उर्दू में जवाब दें, लेकिन कुछ 2-4 लाइनें इंग्लिश की लाजमी बोल दें। ठीक है, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, क्योंकि प्रोफेशनल आगे आपने फर्म में, पता है आपको, जो भी लेटर्स ईमेल सब कुछ इंग्लिश में ही करनी है। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो जाएंगे। लेकिन ये खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, ड्रेसिंग और ये सारी चीजें, कि जो
एक बिल्कुल मॉडरेट लेवल के हैं, पढ़ाई में ठीक है, बाकी इश्यूज की वजह से वो किसी अच्छी फर्म में नहीं जा पाते। ठीक है, तो ड्रेसिंग अच्छी करने के बाद आपने अच्छा इंट्रोडक्शन अपना तैयार करना है आपने। कोई एक बंदा अगर ये कह दे कि मैं जाके उधर जो पूछेंगे तो मैं जवाब दे दूंगा, तो हो सकता है 5% ऐसे चांसेस हैं, 95% चांसेस हैं कि उस वक्त मसला हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपके पास देखिए वन एंड ओनली चांस होता है मेरे ख्याल में, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो आपको अगर किसी फर्म से कॉल आ चुकी है तो ये आपका चांस है। ठीक है, और मतलब लक ने किस्मत ने आपको मौका दिया है, तो आपने उसको अवेल करना है। और दूसरी बात यह है कि आपने तैयारी करके जाना है इंटरव्यू की प्रॉपर। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स जिनका कॉन्फिडेंस नहीं होता है या जहरी बात है इंटरेक्शन ही नहीं है इतना, एफएससी या एओ लेवल किया फिर आगे आके कैफ किया और बस कभी इंटरव्यू हुआ ही नहीं है तो हमें पता कैसे होगा। ठीक है, या किसी कभी कोई फॉर्मल इंटरव्यू नहीं हुआ तो हमें कॉन्फिडेंस का पता ही नहीं है। ठीक है, तो आपने करना क्या है कि मेरा ये मशवरा है कि इंटरव्यू देने से पहले घर में शीशे के सामने या आईने के सामने बैठ के कम से कम 2-3 दफा ये कुछ सवाल जो भी मैं बताऊंगा उसकी एक बार रिहर्सल कर लेनी है कि यार ये पूछा तो इस तरह का जवाब होगा, ये पूछा तो इस तरह का जवाब प्रेफरेबल रहेगा। ठीक है, तो अपने ऊपर मेहनत करनी है। बाकी लोग आपको कहेंगे जी यार मैं तो इसी तरह गया था, मेरा हो गया था, मेरे तो पेपर भी इसी तरह पास होते हैं। ठीक है, इस तरह के मैं खुद इसी तरह कहता रहूं। और काफी लोग ये कहते हैं यार मैंने तो आखिरी महीना पढ़ के पास कर लिया था, फर्म का इंटरव्यू तो मैंने वैसे ही दिया था, बल्कि मुझे तो खुद इन्होंने कॉल करके बुला लिया था। ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको अपना इनपुट लाजमी देना पड़ता है। तो सबसे पहला सवाल है कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, किसी भी तरह से वो आपसे पूछ सकते हैं। तो इसमें प्रेफरेबल जवाब, ये जवाब नहीं आपको सिखा रहा, लेकिन आपने कभी भी अपना नाम, ठीक है, अबू का नाम, कितने बहन भाई हैं, और इस चीजों पे टाइम जाया नहीं करना। ठीक है, प्रोफेशनल अपना उसको इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, सो प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन इस तरह हो सकता है कि आप ये बता सकते हैं कि वेल आई एम अ क्वालिफाइड, कैफ क्वालिफाइड स्टूडेंट, या जिसका एक आध पेपर रहता है तो वो बता सकते हैं। एंड आई एम अ कैफ क्वालिफाइड स्टूडेंट, एंड आफ्टर माय एफएससी, अगर एफएससी में आपने कोई अच्छे नंबर लिए हैं या कोई आपकी है तो वो आप बता सकते हैं बिल्कुल। और साथ कैफ के अलावा कोई आपने प्रोफेशनल डिग्री की है, कोई बी.कॉम किया है किसी ने कोई पहले, तो वो आप लाजमी बता सकते हैं। आई हैव आल्सो पास 2 years ऑफ बैचलर्स, बी.कॉम का जो भी एग्जाम्स है वो भी किए हुए अपार्ट फ्रॉम माय सीए क्वालिफिकेशन। एंड करेंटली आई एम looking for one of the best organizations to start my professional career with। तो इस तरह करके आप उनको प्रोफेशनली बताना है। कोई आपका एक्सपीरियंस है, कोई अचीवमेंट है, तो आपने वो बतानी है। ये नहीं बताना है कि यार मेरा ये नाम है, मैं इस गली में रहता हूँ, ये मेरा मोहल्ला है। ठीक है, वो चीजें आपके सीवी में मेंशन है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक दो लाइनें अगर बता भी दी हैं तो फिर मसला नहीं है, लेकिन प्रोफेशनली उसको बताना है कि यार आप सीए इंटर या एसीसीए के जो भी स्टूडेंट हो, ठीक है, आपने इतने टाइम पे ये किया है। ठीक है, और आपका प्रीवियस थोड़ा सा रिकॉर्ड बता देना है कि एफएससी में या मैट्रिक में कोई अगर अचीवमेंट है या जो भी है वो बता दें। ठीक है, इनफॉर्मल डिस्कशन ही आपके साथ करूं, और साथ में कुछ और डिग्री की है वो बता दें, और आगे का अलाई अमल बताएं कि यार मैं एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में अपना प्रोफेशनल करियर, आई वांट टू स्टार्ट माय प्रोफेशनल करियर with some of the good training organizations, so that training firms, so that I can enhance my skill set and to utilize my potentials to achieve my dream of becoming a qualified chartered accountant with a good and sound knowledge and experience। तो इस तरह की बातें आपने करनी है। ठीक है, जिससे आपको पता चले यार हाँ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई प्रोफेशनली कुछ करना चाहते हैं। ये नहीं बताना कि यार मेरा नाम ये है, मेरा अबू ये काम करते हैं जी, ठीक है, मेरा भाई ऐसे है। ठीक है, और वट एवर। ठीक है, इस तरह की आपसे कोई पूछे तो जवाब दीजिएगा, लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया है प्रोफेशनली इंटरव्यू को अपना इंट्रोडक्शन कराना है कि आप अभी क्या है, एफएससी और सीए इंटर, और साथ में जो भी बीकॉम, आगे क्या करना चाहते हैं टू गेट some good experience from one of the like best organizations I am currently applying। ठीक है, कि मैं आप लोगों के साथ अप्लाई कर रहा हूँ, और एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा एक्सपीरियंस हासिल करके फिर अपना ड्रीम बताएं कि थ्रू कमिटमेंट एंड हार्ड वर्क एज आई डिड इन पास्ट, आई विल ट्राई मोर एफर्ट to learn new things, to develop myself professionally,
and to pass my remaining examinations in a good time and then to serve. तो इस तरह का आपने इंट्रोडक्शन देना है, एक बात, ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन। फिर दूसरा, सीए में आप क्यों आए, ये कॉमन सवाल होता है, ठीक है, तो इसका आप खुद जवाब देना है, ठीक है। मैं एक दो हिंट्स बता देता हूँ कि जो हकीकत है वो बयान करनी है, ठीक है। लेट्स सपोज हम लोग इसीलिए करते हैं सीए के यार कंपैरेटिवली डिफरेंट एंड सेल्फ डिमांडिंग है, ठीक है, मोर हार्ड वर्क चाहिए और मोर रिवार्डिंग भी है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स एंड एज वेल एज रिस्पेक्टफुल प्रोफेशनल एजुकेशन। तो इसलिए हमने सीए को परस्यू किया, ठीक है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, अभी तक इसका आप लाइक कह लें कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ इसके एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट आप कंपनीज में जाते हैं, हर तरह की कंपनीज का ऑडिट वगैरह करते हैं, और रिवार्डिंग भी है, रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है, प्रेस्टिजियस प्रोफेशन है, और काफ़ी आपको स्किल सेट अपना इन्हांस करने का मौका मिलता है, ठीक है, डिफरेंट, ठीक है। इस तरह के मतलब जवाब देने हैं कि आपको लगे कि हाँ यार ये बंदा आगे कुछ करना चाहता है। फिर हमारी फर्म में आप क्यों आना चाहते हैं, लेट्स सपोज वाई के पी एम जी, वाई पी डब्ल्यू सी, वाई डिलॉइट, वाई ई वाई, वाई जी टी, वाई वीडियो, इसमें क्यों आना चाहते हो। तो आप ये बता सकते हो उस फर्म की जिसका भी इंटरव्यू, थोड़ा सा आप रिसर्च कर लीजिएगा, ठीक है। वही मैं कह रहा हूँ, तैयारी करके जानी है, तैयारी किए बगैर ये ना कहे कोई बच्चा कि यार मैं सीधा जाऊंगा और मैं कुछ कर लूंगा, ऐसा नहीं होता। बी रियलिस्टिक, आपने अपनी एफर्ट लाजमी देनी है। सो आप उस फर्म के बारे में बता सकते हैं कि यार ये एक अच्छा इसका ब्रांड नेम है मार्केट में, और कुछ क्लाइंट्स अगर उनको आपको पता है तो अच्छे क्लाइंट्स हैं इनके, ठीक है। और अगर आपके कोई दोस्त या हुआ है तो उसका रेफरेंस दे सकते हैं कि माय कोलीग्स आर वर्किंग, माय फ्रेंड्स, या जो भी मेरे साथ थे, या कोई कजन भाई जिसने भी कुछ किया है तो वो बता सकते हैं आप, ठीक है। नहीं भी किया और यू आर द फर्स्ट, तो ये भी एक एजाज की बात है आपके लिए, ठीक है। इसको पॉजिटिव लेने की, यस आई विल डू इट। सो इस तरह रहते हुए आपने उनको बताना है कि यार यू आर विलिंग एंड यू आर एबल टू डू एनी सॉर्ट ऑफ टास्क इन द गिवन टाइमलाइंस, ठीक है। तो फर्म में जाके स्टूडेंट लाइफ तो आपकी चलती रहती है, लेकिन आपको थोड़ा सा ना आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना, तो इतना हमें या जो भी इंटरव्यू लेते हैं उसको आइडिया होता है कि यार अभी जाहिर बात है स्टूडेंट फेज में आगे जाके, तो बस उनको ये स्पार्क शो कराना है कि यस इस बॉय में या इस गर्ल में करंट है, ठीक है, स्पार्क है, ही और शी कैन मैनेज थिंग्स। तो ये चीज आपने शो करानी है। अब ये कैसे करानी है, आप ये खुद अपना इंटरव्यू बैठ के तैयार करें कि यार कैसे मैंने उनको शो कराना है कि यस आई एम द राइट पर्सन टू बी सिलेक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर रोल, ओके। इसके अलावा कुछ मैंने नोट्स लिखे हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा, पहले एक डिस्कशन कर लें। हाँ, और फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका, ठीक है। तो फेवरेट सब्जेक्ट में आपने कोशिश करें, अगर ऑडिट पढ़ा है तो ऑडिट बता दें, जिसने अगर टैक्स में ज्यादा शौक है तो टैक्स कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबल ये है कि ऑडिट का बता दें या अकाउंटिंग का, कि ये मेरा एक मतलब जिस पे आपको अच्छी ग्रिप है कि यार ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, कोई भी आप अपनी मर्जी का बता सकते हैं, ठीक है। ऑडिट में ये है कि कुछ गिने चुने सवाल हैं 10-12, उन्हीं में से उसने पूछने। तो लेट्स सपोज आप कहते हैं कि यार मेरा ऑडिट फेवरेट सब्जेक्ट है, तो ऑडिट में आपको ऑडिट का पर्पस क्या है, ओपिनियन देना, ठीक है। ओपिनियन फिर कितनी किस्म की होती है, आप कहें कि दो तरह की मेन ओपिनियन है, मॉडिफाइड है और अनमोडिफाइड है। अनमोडिफाइड है कि नॉर्मल जो ओपिनियन है, ठीक है, अपने फॉर्मेट के ऊपर रिपोर्ट जा रही है, ठीक है। ये ऑडिट जब आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है, क्विक रिवीजन करा देता हूँ बल्कि 2 मिनट में। और क्वालिफाइड ओपिनियन है, मॉडिफाइड में या तो क्वालिफाई होगी या एडवर्स हो जाएगी या डिसक्लेम हो जाएगी, आप ओपिनियन ही नहीं देंगे, ठीक है। तो ये इसके बारे में आपने बता देना है कि कैसे, ठीक है। ये तो आपने पढ़ के जाना है, जो सब्जेक्ट आप बताएंगे ना। तो ऑडिट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक तो रिपोर्ट वाला, कि रिपोर्ट कितनी किस्म की है, मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड रिपोर्ट में क्या फर्क है, मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड ओपिनियन में क्या फर्क है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कब कब ये देते हैं ये भी आपने पता कर लेना है, ठीक है। तो रिपोर्ट से फिर हाँ, इम्फेसिस और मैटर पैराग्राफ क्या होता है, किधर डलता है, ठीक है। तो आप कहते हैं इम्फेसिस और मैटर पैराग्राफ वो है ऑडिट रिपोर्ट में डलते हैं कि यार कोई चीज ऐसी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज्ड हो या प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड हो, उसको आपने इम्फेसाइज कराना है, उस पर तवज्जो दिलानी है कि यार ये चीज गौर से देख लेना। तो आप रिपोर्ट में डाल देते हो, यूजर को कहते हैं यार ये वाला नोट आप जाके गौर से पढ़ लेना, तो ये इम्फेसाइज करा रहे हैं। फिर अदर मैटर पैराग्राफ, अदर ये है कि कोई चीज फाइनेंशियल में डिस्क्लोज नहीं है, हाँ फिर भी आपको लगता है कि यार
इंपॉर्टेंट है, बता देता हूँ यूजर को। तो आप रिपोर्ट में अदर मैटर वो होता है जो कि फाइनेंशियल में डिस्क्लोज नहीं होता, फाइनेंशियल में कहीं भी नहीं आ रहा, बस आप बताना चाहते हैं। जिस तरह आपने फर्स्ट टाइम ऑडिटर अपॉइंट हुए हैं आप, तो आपने जाके यूजर को बताना कि यार पिछले साल ऑडिट मैंने नहीं किया था, तो ये आप अदर मैटर में बता सकते हैं कि प्रीवियस ऑडिटर ये था, उसने ये ओपिनियन दी, स्टेट को ओपिनियन दी, वट एवर। ठीक है, तो रिपोर्ट्स का आपको पता होना चाहिए। फिर ऑडिट की प्लानिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, आप प्लान करते हैं तो सबसे पहले आपने रिस्क असेस करना है क्लाइंट का। ठीक है, फिर उसकी मटेरियलिटी निकालनी है, एनालिटिकली आप प्रोसीजर लगाते हैं। ठीक है, बाकी वो जो भी आप इंटरव्यू ले रहा होगा मैनेजर पार्टनर, उसको जाहिर बात है उसका तो काम ये है रोज का। ठीक है, तो आपसे सिर्फ एक ना डायरेक्शन क्या, हाँ ठीक रास्ते पे है या नहीं, बस ये हमने असेस करना है कि इसकी अप्रोच ठीक है या नहीं। बाकी जाहिर बात है फर्म में आप जाएंगे तो सारा कुछ साल 2 साल 3 साल इसीलिए लगाते हैं कि कुछ ना कुछ सीख जाएंगे, परेशान नहीं होना। ठीक है, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक बात याद रखनी है आपने, कि कोई सवाल आपको नहीं आ रहा ना, हर सवाल के जवाब से आपने तकरीबन 4 से 5 सेकंड कम से कम सोचना है। ठीक है, लेट्स सपोज आपने मुझसे कोई ऐसा सवाल पूछ लिया कि कोई अकाउंटिंग का पूछ लिया कि यार कैश फ्लोज में कितनी एक्टिविटीज होती हैं, मुझे लेट्स सपोज नहीं आती, तो मैं क्या करूंगा, एक तकरीबन 4 से 5 सेकंड सोचूंगा और उसके बाद ये कहूंगा, कोई बोंगी वगैरह नहीं मारनी, तुक्का नहीं मारना। ठीक है, नहीं आती तो आपने कहना है सॉरी सर, आई एम अनएबल टू रिकॉल दिस एट द मोमेंट, कि मैं अभी याद दहानी नहीं कर पा रहा। सारी बात होती है, कोई चीज उसी वक्त जहन में नहीं आ रही होती, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। ये नहीं कहना कि सर नहीं आता, या गलत बता दें कि 4 एक्टिविटीज होती हैं कैश फ्लो में, तो तुक्का नहीं मारना। और दूसरा, 3 से 4 सेकंड सोचना है और सोच कर जवाब देना है, पहले तोलना है फिर बोलना है। ठीक है, और कोई चीज अगर नहीं आती तो सोच कर आप कहते हैं सॉरी सर, आई एम अनएबल टू, या आई कैन नॉट रिकॉल एट द मोमेंट, कि मैं इस लम्हे पे इस चीज को नहीं, मतलब जहन में नहीं आ रहा। ठीक है, या अगर कोई चीज जहन में धुंधली धुंधली आ रही है, आपको पता है तुक्का नहीं है लेकिन आती है, तो यू कैन बोरो टाइम, आप ये कह सकते हैं कि यार गिव मी फ्यू सेकंड्स टू ऑर्गेनाइज माय थॉट्स, कि मैं अपने थॉट्स जमा कर लूं और फिर मैं आपको, तो आप टाइम बोरो कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू में भागम भाग नहीं करनी। ठीक है, ये भी एक टिप है। कुछ ट्रेनिंग आते हैं भागते भागते आए और बस वल्लाह आलम, तो आपने टाइम लेना है सोच समझ कर। जहरी बात है, आपने तैयारी की होगी तो तभी फिर उस वक्त जहन में आ रहा होगा ना। एक बच्चा उसने मार्च में पेपर दिए हैं और फिर इंटरव्यू उसका जाके और मई में 2 महीने उसने बुक ही नहीं खोली, तो उसके लिए बहुत बड़ा मसला हो सकता है। तो बुक खोल के रिवाइज करके जाना है। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स हैं कि अच्छा कॉन्फिडेंस रखना है। सही बात है, जो भी आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, अब मैं अगर अपनी बात बताऊं, तो मैं इसी तरह जब इंटरव्यू देने गया तो फर्म का ना, बिग फोर फर्म में इंटरव्यू देने गया, तो मैं बड़ा घबराया हुआ था। जहरी बात है, कभी पहले इंटरव्यू दिया नहीं था और पता भी नहीं था, फैमिली में भी मैं फर्स्ट था जो कि सीए में आया हूँ। तो बहरहाल मैं परेशान सा बैठा हुआ, लेकिन फिर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि जो पार्टनर साहब इंटरव्यू ले रहे थे ना, वो उनका कोई काम था, वो बाहर निकले रूम से, तो मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा, मतलब इन सर ने मेरा इंटरव्यू लेना है, तो ये तो नॉर्मल इंसान ही है। ठीक है, कोई ऐसा होता है ना कि रूम के पता नहीं अंदर क्या हो रहा है जी, किस तरह का इंटरव्यू। मैंने कहा यार तो हम जैसे ही लोग हैं, ये भी मतलब किसी, मैंने अपने आप को तसल्ली, मैंने कहा यार अच्छा ये भी कभी इंटरव्यू देने आए होंगे, स्टूडेंट होंगे, थोड़ी बहुत ही जाहिर बात है थोड़ी बहुत घबराहट तो होनी चाहिए, होती भी है। ये नहीं है कि बिल्कुल ही बेबाक आप हो जाएं, कॉन्फिडेंस रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। ठीक है, तो मैंने उनको देखा, मैंने कहा अच्छा ये सर इंटरव्यू लेंगे, तो ये तो नॉर्मल इस तरह बाहर में ट्रैवल करते हैं हम तो हजारों लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है, तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है अपने आप को कॉन्फिडेंस देने के लिए कि ठीक है हो जाएगा, क्या हो जाएगा। इन्होंने इंटरव्यू लेना है, तो जिस तरह हमने बाहर अगर मैं इनको जानता ना होता तो मैं इनसे कितनी अच्छी दुआ सलाम करता, ऐसा है कि नहीं। आपको कोई अंकल मिले, कोई आपसे एड्रेस पूछे या कोई आप चौक पे खड़े हैं, तो आप कितने कॉन्फिडेंस से उनको बताते हैं हाँ जी इधर जाना है, फिर ऐसे करना है वैसे करना है। ठीक है, और वही अगर आपको फर्म में पार्टनर के तौर पे ठीक है अपने आप को हौसला देने के लिए बता, तो आपने ये नहीं कहना कि यार पता नहीं क्या है, आपने कहना ठीक है बस एक डिस्कशन ही है ना, मैं आपके सामने अभी देखे कैमरे के सामने बैठा हूँ और मैं एक डिस्कशन करूँ। कई लोग कहेंगे नहीं ठीक, कई कहेंगे ठीक है, तो मैंने तो अपने ही बस आ, अपनी एक स्ट्रेटेजी पे चलना है बस। ठीक है, तो आपने भी अपना सोचने वाली कि यस, एक डिस्कशन है, इंटरव्यू, एक अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे कि यार मैं 4 5 10 मिनट जो भी है एक डिस्कशन करूँ, अपना आप बताऊं, चीजें
सारी आना जरूरी नहीं है। ठीक है, कई लोग ऐसे भी इंटरव्यू में पास होते हैं जिनको कुछ भी नहीं, सारे सवाल ही गलत, ठीक है, आते ही नहीं है। ठीक है, तो वो तो आपने कॉन्फिडेंस रखना है और उनको बस ये डायरेक्शन शो करानी है कि यस यू आर ऑन द राइट path and you are willing and able to work for us and work for yourself to improve yourself professionally and to uh, you have a potential and you are willing and able to do any sort of task in the given timelines and you are responsible person। ये नहीं कि काम दिया है और आप छुट्टी पे हैं, आप बीमार हैं और आप अपने शुगर मेले में, ऐसा नहीं करना। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करानी है आपने। तो ये तो कुछ इंटरव्यू की जनरल टिप्स हैं, इसको लाजमी याद रखिएगा, कोई बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, इंटरव्यू तक पहुंचना मैं समझता हूँ कि 90% आपका काम हो गया। बस आपने अब वो 5-10 मिनट आपने कैसे उसको डिलीवर करना है, नॉलेज अपना या जो भी अपनी डायरेक्शन, कि यार मैं वाकई ही मैं वो बंदा हूँ या बंदी हूँ जो आप सिलेक्ट करें, और मैं अपना भी जहरी बात है क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट करूंगा, आपका काम भी करूंगा और आपको मैं सपोर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज आपने शो करानी है। अब कैसे करानी है ये आपने खुद सोचना है। ओके जी, अब लेट मी सी कि और मेरे पास क्या है। ठीक है, हाँ, अब ऑडिट का अगर कोई आपसे ये पूछ ले, अब मुझसे मुझे याद है, अच्छा, फिर जब मैं उन्हीं पार्टनर के रूम में गया तो उन्होंने पूछा अपना इंट्रोडक्शन कराओ, इसी तरह जो मैंने आपको चीजें बताई हैं। उस वक्त तो है मुझे आइडिया नहीं था इतना, तो इसी तरह की मिलती जुलती इंट्रोडक्शन कराया अपना। ठीक है, प्रोफेशनली मैंने कैफ किया है, फिर मैंने ये किया है, बीकॉम भी साथ किया हुआ था, और मैं एक विलिंग एंड एबल ऑफ फलाना टमकाना। ठीक है, फिर उन्होंने कहा जी फेवरेट स्टैंडर्ड कौन सा है, तो मैंने कहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो मैंने कहा कैश फ्लोस थोड़ी सी आसान लगती थी उस वक्त मुझे, खैर अब तो मुश्किल लगती है। ठीक है, तो मैंने कहा जी कैश फ्लोस, उन्होंने कहा इसमें कितनी एक्टिविटीज होती हैं, मैंने कहा ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कहते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, तो जो भी उसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, डेट या इक्विटी की जो भी चीजें इनफ्लोज आउटफ्लोज हैं वो बता दी। और फिर इस तरह के जनरल कुछ जनरल सवाल पूछे जा सकते हैं, यार बड़ी कंपनी, स्मॉल एंड लार्ज कंपनी में क्या फर्क है, उनके टैक्स रेट्स क्या हैं। तो इस तरह के कुछ सवाल उन्होंने पूछे थे। तो आपके लिए भी सवालों पे अगर हम आए, ठीक है, तो सवाल कौन कौन से हो सकते हैं। तो सैम्पलिंग रिस्क, ऑडिट में पढ़ा होगा कि सैम्पलिंग रिस्क क्या है, क्या जो आपने सैंपल लिया है ना, सैम्पलिंग रिस्क या आपकी एफिशिएंसी मुतासिर करेगा या इफेक्टिवनेस। कि लेट्स सपोज आपने 100 में से 10 का सैंपल लिया और सारा का सारा ही ठीक है, तो आप कहेंगे यार कोई मसला ही नहीं है। या 100 में से 10 का सैंपल लिया, सिर्फ वही 10 खराब थे और वही 10 आपके सैंपल हैं, तो आपकी इफेक्टिवनेस, आप कहोगे यार वो 10 के खराब है और भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो सैम्पलिंग रिस्क के सैंपल जो उनका है वो पूरी पॉपुलेशन का प्रॉपर उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, फिर ऑडिट रिस्क क्या है, ये आपने बुक से पढ़ के जाने। कंट्रोल रिस्क क्या है, और इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क तो ये है कि जो इनहेरेंटली है ही है, यानी कोई चीज कॉम्प्लेक्स है, किसी चीज की अकाउंटिंग मुश्किल है, तो इनहेरेंट रिस्क है, जो मर्जी कंट्रोल अच्छे लगा लो, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कोई मिस स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है, इनहेरेंट रिस्क है, कुदरती तौर मतलब उसके इनहेरेंट है, इनबिल्ट रिस्क है। जबकि कंट्रोल रिस्क ये है कि चीज तो सीधी सादी है, ठीक है, लेकिन उस पर कंट्रोल नहीं लगाए हुए, इस वजह से कोई ना कोई मसला हो जाता है। कोई एक दो भी उस पर कंट्रोल लगे हो तो वो चीज ओके है। ठीक है, तो कंट्रोल रिस्क क्या है कि आपके कंट्रोल इनइफेक्टिव है, कंट्रोल ही नहीं है, चीज का मसला नहीं है, इतना इनहेरेंट रिस्क नहीं है। ठीक है, जनरल आपको बता रहा हूँ। और इनहेरेंट रिस्क क्या है कि कंट्रोल सब कुछ ठीक है, लेकिन वो चीज है इतनी कॉम्प्लेक्स, इतनी मुश्किल है कि कंट्रोल से भी बाज औकात रिस्क है कि यार कंट्रोल्स होने के बावजूद भी मिसस्टेटमेंट हो जाए। ठीक है, फिर ऑडिट रिस्क क्या है कि ऑडिटर गलती पकड़ नहीं सकेगा फाइनेंशियल में और इनएक्यूरेट ओपिनियन दे देगा। ठीक है, तो ये चीजें आपने रिवाइज करके जानी है। फिर असर्शंस क्या होती हैं, ठीक है, और फाइनेंशियल पोजीशन की क्या असर्शन होती हैं, और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की क्या असर्शन होती हैं। ठीक है, अकरेंस, कंप्लीटनेस, कट ऑफ, इस तरह की चीजें। और बैलेंस शीट के लिए एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन, ये मेन असर्शन होती है, तो असर्शन पढ़ के जानी है, उससे पूछा जा सकता है। फिर जनरल आपसे पूछने के लिए, यार कैश एंड बैंक का पता है, तो आपको पता है बिल्कुल, उस पर क्या प्रोसीजर हो सकते हैं। तो बैंक में तो सीधा साधा है भाई कि आपने क्या करना है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजेंगे आप। फिर उसके अलावा आपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चेक कर ली, बनी है या नहीं बनी। ठीक है, तो ये दो प्रोसीजर आप बताएं तो मोर देन एनफ है। ठीक है, कैश को आप फिजिकली काउंट कर लेंगे। इसी तरह जो जो बुक में एक दफा ना
गो थ्रू कर लीजिएगा जनरल जनरल कि कैश एंड बैंक पे क्या प्रोसीजर लगता है, रेवेन्यू पे रिस्क क्या होता है जी, कि ओवर स्टेटमेंट असर्शन का रिस्क है, क्या रेवेन्यू ओवर स्टेट होगा। फिर फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉड पे ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है, ऑडिटर की जिम्मेदारी फ्रॉड को पकड़ने की नहीं है लेकिन अच्छे खासे प्रोसीजर लगाना वो उसकी जरूर जिम्मेदारी है, ठीक है। तो आपने ऑडिट का एक दफा लाजमी, मेरे कहने पे एक दफा गो थ्रू कर लेना है, ठीक है। फिर आपको मैंने रिपोर्टिंग का बता दिया कि ओपिनियन कैम। अच्छा, की ऑडिट मैटर्स क्या होते हैं, तो की ऑडिट मैटर्स वो मैटर्स हैं जो कि पूरे ऑडिट में सिग्निफिकेंस के हामिल होते हैं। लेट्स सपोज आपने रेवेन्यू पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ा, ठीक है, जिसने ऑडिटर की सिग्निफिकेंट अटेंशन ली है, या कोई ऐसा बड़ा मसला था जिसपे आप काफी दिन फंसे रहे हैं, ठीक है, ऑडिट के दौरान, तो वो आपका की ऑडिट मैटर है, ठीक है। तो आपने उसको अलग से बताना है, और कैसे बताना है वो बुक से आप पढ़ लीजिएगा कि उसमें प्रोसीजर भी बताने होते हैं कि यार हमने ये प्रोसीजर लगाए, इस वजह से ये मैटर की ऑडिट मैटर का, और की ऑडिट मैटर में से हमारी कोई ओपिनियन मॉडिफाई नहीं हुई, वरना तो वो बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन में चला जाता ना। ये है, सारा कुछ हो गया, बस अलग से बता दिया क्या ये ऐसी चीजें जिन्होंने हमारा ज्यादा टाइम लिया है, सिग्निफिकेंट अटेंशन लिया, या सिग्निफिकेंट अटेंशन के हामिल थे। ऑडिट डिटेक्शन रिस्क क्या है कि ऑडिटर ने कोई अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स या टाइम या रिसोर्स नहीं दिया, और वो गलती पकड़ नहीं सका। हालांकि अगर वो लाइक होता है ना, पहले साल आपका ऑडिट है तो आपने प्रॉपर प्लान नहीं किया या कोई अच्छी सीनियर टीम नहीं भेजी तो आपने डिटेक्ट नहीं कर पाए, तो डिटेक्शन रिस्क ऑडिटर का के बिहाफ पे होता है। फिर वॉक थ्रू क्या होता है जी, वॉक थ्रू ये आप बुक से पढ़ के जाएंगे, कैफ की बुक से, ठीक है। वॉक थ्रू क्या होता है कि किसी एक ट्रांजैक्शन को पकड़ा और उसको थ्रू टू द एंड तक, फ्रॉम स्टार्ट से लेके आखिर तक पहुंचे और देखा वही रिजल्ट आया या नहीं, ठीक है। क्योंकि देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी लेट्स सपोज सेल की फिगर आ रही है तो वो एकदम से नहीं सेल की फिगर आती है, उसके पीछे एक पूरा प्रोसेस होता है। यानी कोई कस्टमर आया होगा, उसने आपको परचेज ऑर्डर दिया होगा, फिर ऑर्डर आपने प्रोसेस किया होगा, चीजें बनाई या जो भी की होंगी, फिर गुड्स डिस्पैच की होंगी, गुड्स डिस्पैच नोट, फिर उस कस्टमर ने आगे से गुड रिसीविंग नोट बनाया होगा कि हाँ चीजें आई है मेरे पास, फिर उसके बाद आपने उसको इनवॉइस इशू की होगी, इनवॉइस की बेस पर फिगर आ रही है, सेल्स आपने 100 की लिखी है ना, उसके पीछे ये पूरी लॉजिक है, ये कुछ कागजात बने हैं। तो वॉक थ्रू क्या है कि आप उस प्रोसेस को स्टार्ट से लेके आखिर तक, सेल्स है और उसके बाद रिकवरी कैसे होती है वट एवर, स्टार्ट से लेके एंड तक आपने ट्रेस करना है, इसको हम सिंपल अल्फाज में वॉक थ्रू कहते हैं। फिर एजर्शन होगी और प्रोसीजर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। प्लानिंग और प्री कंडीशन ऑडिट की क्या होती है, एंगेजमेंट लेटर क्या होता है, उसमें क्या क्या कंटेंट्स एग्री करते हैं आप, ठीक है, फ्रेमवर्क क्या होता है, तो इस तरह की बातें आप बता सकते हैं। फिर अगर आईफआरएस का कोई आपसे पूछ ले, कैश फ्लो ज्यादातर पूछ लेते हैं, या इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है, उसकी एंट्री क्या होती है, उसकी रिवर्सल कैसे करते हैं। फिर अगर आपका आईफआरएस 9 है तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज एनी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी का फाइनेंशियल एसेट होता है, दूसरे के फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है, ठीक है, या इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी। तो वो बहरहाल आपने वो FR2 की जो भी उसमें है, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, कोई स्टैट्यूटरी नहीं होती, ठीक है। इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक पार्टी का फाइनेंशियल एसेट है, दूसरी फाइनेंशियल लायबिलिटी है, उसकी जो मोटी मोटी टाइप्स है, अमोर्टाइज कॉस्ट फाइनेंशियल एसेट, FVTPL, FVTOCI, अगर आपके सिलेबस में है तो वो लाजमी देख लीजिएगा। फिर लीजेस का स्टैंडर्ड है कि लीज लेसी की क्या अकाउंटिंग है, लेसर की क्या अकाउंटिंग है, ठीक है। लेसी तो हमेशा फाइनेंशियल, लेसी तो हमेशा लीज बुक करता ही करता है अनलेस की शॉर्ट टर्म लीज है या लो वैल्यू एसेट है। लेसर के पास दो अपॉर्चुनिटीज हैं, ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंस लीज है। तो ये बेसिक बेसिक नॉलेज कवर करके जाना है। इसी तरह रेवेन्यू के 5 स्टेप्स क्या है वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। डेफर्ड टैक्स एसिड की थोड़ी मतलब सारे समय की ना हल्की हल्की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और अगर फिर सारा कुछ मेहनत करने के बावजूद आपको सवाल नहीं आता तो आपने 2-4 सेकंड लेने, उससे सोचने, सोच के आप कहते हैं सॉरी सर आई एम अनएबल टू रिकॉल एट द मोमेंट, ठीक है, कि अभी मुझे याद नहीं आ रही, ठीक है। तो ये नहीं कहना कि मुझे आता नहीं है, मेरे पढ़ा नहीं था, ये मेरा चॉइस पे था, ठीक है, मैं मेरा ये है वो, ऐसा नहीं। प्रोफेशनली आपने उसको जवाब देना है, बस ये शो कराना है कि यस यू आर, देयर इज समथिंग इन यू दैट वी नीड यू, ठीक है, दैट यू नीड मी, कि आप, ठीक है। तो आपने ये चीज आप करनी है, और अपने ना उस पे फोकस रखना है। बाकी टैक्स का भी पूछा जा सकता है, हेड्स ऑफ इनकम क्या होते हैं, कितने होते हैं जी, ठीक है, और टैक्स रेट्स के बारे में पूछा जा सकता है। फिर जनरल पूछा जा सकता है, मुल्क की इकोनॉमी के क्या हालात हैं तो उस पर क्या सजेशन। तो आपने ना
थोड़ा सा ब्रॉड विजन के साथ जाना है। तो हालात मतलब तैयारी करके जाना है, कहने का मतलब ये। ठीक है, और कॉन्फिडेंस के साथ बैठना है, अच्छा लिबास ड्रेस पहन के जाना है, इंट्रोडक्शन अपना तैयार करना है, फर्म में ये फर्म क्यों, सीए में क्यों आए हो, फेवरेट स्टैंडर्ड कौन सा है, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, और उसके बारे में मालूमात लेके जानी है। सो आई होप कि ये एक जनरल डिस्कशन का कोई ना कोई फायदा होगा आपको, जरूर सुनेंगे आप, और आपने अपने सामने आईने में बैठ के तैयारी करके जानी है। ठीक है, उन स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलर मैं कह रहा हूँ जो पढ़ाई में तो ठीक है लेकिन कॉन्फिडेंस की वो बात नहीं है। ठीक है, मेरे साथ अपने साथ यही था कि तो एफर्ट करनी पड़ती है। कुछ लोग क्या होते हैं बाय नेचर या बाय बर्थ या बाय इनहेरिटेंस, ठीक है, स्ट्रांग है मेंटली तौर पे भी, और इमोशंस भी, और कह लें कॉन्फिडेंस भी होता है। लेकिन कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने कुछ और खूबी दी होती है, तो उनको ये चीजें फिर बिल्ड करनी चाहिए टाइम के साथ साथ। ठीक है, सीखना चाहिए, अपने ऊपर मेहनत करनी चाहिए। तो बाकी ट्रस्ट में जो आपके नसीब में लिखा है ना, ठीक है, वो आपको मिल के रहेगा। ठीक है, कोई भी बंदा आपसे कोई छीन नहीं सकता जो आपके नसीब में है। ये मेरे ना 4-5 साल पिछली जो प्रोफेशनल करियर में ये बात सीखी है। ठीक है, कई ऐसे लोग हैं जो हम समझते थे, ठीक है, अब मैं आपको पर्सनल 2-3 दोस्तों की मिसालें दूंगा, नाम नहीं बताऊंगा। क्या हम ये समझते थे कि वो हमसे बहुत पीछे रह गए हैं। ठीक है, लेट्स सपोज उनका कैब थोड़ा लेट हो गया, या बिग फोर फर्म नहीं मिली, लेकिन अब मुझे उन पर प्राउड होता है कि यार वो तो माशाल्लाह बहुत आगे निकल गए हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर लक। ठीक है, जाहिर बात है हार्ड वर्क भी साथ होगा। ठीक है, तो किस्मत एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ चीज है। ठीक है, जो आपके नसीब में लिखा है ना वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं लिखा वो कोई दे नहीं सकता। तो ये बात आपने इंटरव्यू में जाने से पहले एक बार सुन लेनी है कि यार जो मेरे नसीब में है, मैंने हाँ मेहनत लाजमी करनी है। ये नहीं कि इंटरव्यू ना दूं या इंटरव्यू गलत दे के और कहूँ नसीब में, ऐसा नहीं। जो आपके नसीब में है वो आपको मिल के रहेगा, जो नहीं है वो नहीं मिलेगा। तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, कीप ट्राइंग, ट्राई करते रहे। ठीक है, बाकी है कि इंशाल्लाह जब आप फॉर्म इंडक्शन हो जाए तो मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा कि शुरू के 6 महीनों में क्या करना है, फर्म की चीजें कैसे सीखने पे, कौन से एरियाज या जो भी आपको टास्क दिया उसको कैसे टैकल करना है, साथ में पढ़ाई कैसे मैनेज करनी है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं फर्म चले जाते हैं लेकिन पढ़ाई उस तरह से मैनेज नहीं होती, लेट हो जाते हैं सीए। ठीक है, आर्टिकल्स खत्म हो जाते हैं फिर भी कुछ पेपर रह जाते हैं या पेपर पास ही नहीं होते, तो वो एक अलग मसला है। अभी तो मसला हमारा ये है कि हमने फर्म में पहुंच जाना है, उसके लिए इंटरव्यू तक हम पहुंच चुके हैं। इंटरव्यू की अच्छी तैयारी करके 10-12 सवाल 15 लिख लें, उसके जवाब खुद से लिखें। ठीक, इवन के हमारे साथ, मेरे साथ एक गोल्ड मेडलिस्ट है फर्म में, तो उनका कहीं बाहर इंटरव्यू हुआ कहीं यूके वाली साइड पे, तो उन्होंने प्रॉपर नोट्स बनाए, ठीक है, वर्ड पे कि ये सवाल होगा तो इसका इस तरह से जवाब देने हैं। तो खैर आपका उस तरह का इंटरव्यू है नहीं, वरना मैं आपको उसकी भी टिप्स बताता कि यार क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। लेकिन कैफ लेवल पे यही चीजें हैं कि ऑडिट का थोड़ा पूछ लेंगे, थोड़ा FR2 का पूछ लेंगे, टैक्स का छोटा मोटा कोई चीज पूछ लेंगे, और जनरल पूछ लेंगे। और टीम आपने कभी मैनेज की है तो आप बता सकते हो, अगर आप किया नहीं भी की तो आप कहें यस आई आई एम आई आई हैव एबिलिटी टू मैनेज द टीम बिकॉज। अच्छा, कैसे मैनेज करना है, वही जनरल बातें हैं कि यार ठीक है, सबकी रिस्पेक्ट करनी है, टाइम एलोकेट करना है, वर्क एलोकेट करना है। ठीक है, काम देना है और उस पर फिर उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको मोटिवेट करना है टीम को, सबसे बड़ी चीज मोटिवेशन देनी है उनको। ठीक है, और खुद भी काम करना है, उनका भी इनपुट लेना है, और चीजें मैनेज करनी है। ठीक है, प्रायोरिटाइज करनी है चीजें, कुछ चीजें डेलीगेट करनी है। तो ये आपने सोच समझ के जाना है कि यार मुझसे ये पूछा जाएगा तो मैं इस तरह का जवाब दे दूं। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इंशाल्लाह आप सबको आई विश यू गुड लक, और परेशान नहीं होना। हम जैसे कोई बंदा इंटरव्यू वहाँ पे ले रहा होगा आपका, ठीक है, जो कि खुद पहले स्टूडेंट रहा होगा, आप उसको प्रमोशन हो गया, उसने मेहनत की है, उसके नसीब में भी था तो वो यहाँ तक पहुंच गया, तो आपके भी नसीब में हुआ और आपने मेहनत की हुई तो कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। सो स्टे मोटिवेटेड, कीप डूइंग ग्रेट वर्क। ठीक है, दूसरों की मदद भी करते रहें, और खुद कमिटमेंट से हर जगह पे अप्लाई करें। ठीक है, और एक्सपीरियंस गेन करें। ठीक है, और अपने ऊपर मेहनत करें। ठीक है, तो टेक केयर। फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ बात होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।